दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल के लिए स्पेशल हमने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित डेली 25 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें यह सीरीज नंबर 9 है। हालांकि ये सीरीज डेली नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कभी टेस्ट होता है, 50 प्रश्न टॉपिक वाइज वैसे प्रोवाइड करवा देते हैं, कभी थ्योरी का क्लास हो जाता है। यानी हर दिन चैनल पर आपको कंटेंट ज़रूर मिलता है, हर दिन आपको टॉपिक से संबंधित मटेरियल ज़रूर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ भी रेगुलर रखी जाए। अब तक 8 सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं, आज अपनी 9th सीरीज़ है ये। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे, विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, इसलिए आप सभी प्रश्नों को लास्ट तक जरूर देखें। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप लोगों के द्वारा ही व्हाट्सएप पर सेंड किए गए थे, तो वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं और आप अपना क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं कि आंसर आया कि नहीं। सवाल नंबर 1 है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 5 ओम के प्रतिरोधक में से 14 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ में सप्लाई वोल्टेज का मान कितना है। दोस्तों ये है आपके सामने सर्किट, और इस सर्किट के ये जो 5 ओम वाला दिखाई दे रहा है, इसमें से 14 एम्पीयर की धारा जा रही है, राइट। अब देखो ध्यान से, जब यहाँ 14 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रहा है, यदि हम देखें तो इस पूरे सर्किट के लिए बात की जाए, इतने से सर्किट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, तो 14 एम्पीयर यानी 14 एम्पीयर की धारा यहाँ से निकल रही है, राइट, और 5 ओम इसका प्रतिरोध है। यानी सीधी सी बात है कि इस 5 ओम के प्रतिरोधक पर 70 वोल्ट मिल रहे हैं। इस जगह पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 70 वोल्ट आ रहे हैं, 70 वोल्ट आ रहे हैं, राइट। अब देखो ये 70 वोल्ट इसको भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस 10 ओम और इस 10 ओम में से भी धारा का मान कितना चल रहा है, 7 एम्पीयर 7 एम्पीयर। यानी यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 ब्रांच हो गई, जिनमें टोटल करंट कितनी है, 7 एम्पीयर, 14 एम्पीयर और 7 एम्पीयर, यानी 7 + 14 + 7, तो टोटल ये करंट हो गया अपना 28 एम्पीयर। देखो ये 2 ओम जो है ना, ये इस जंक्शन के श्रेणी क्रम में ही आ रहा है, यानी इन तीनों में से 28 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वो 28 एम्पीयर का करंट इस 2 ओम प्रतिरोधक में से भी जा रहा है, ये श्योर हो गया। तो जब यहाँ से 28 एम्पीयर का करंट प्रवाहित हो रहा है, तो इस पर कितने हुए, 56 वोल्ट, 56 वोल्ट हुआ कि नहीं, I × R। और इस जंक्शन पर यहाँ पर तीनों पैरेलल में है, तो 70 वोल्ट प्रत्येक को मिल रहे हैं, यानी 70 वोल्ट इन जंक्शन पर और 56 वोल्ट इस जंक्शन पर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, अपना आंसर आएगा 126 वोल्ट। तो सप्लाई की वोल्टेज का मान कितना है, 126 वोल्ट। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन अगर होते तो सवाल नंबर 1 कि परिपथ की टोटल करंट कितनी है। परिपथ की कुल धारा होगी 28 एम्पीयर, ठीक है, 7 इसमें से, 14 इसमें से, 7 इसमें से। 2 ओम के प्रतिरोधक में से धारा कितनी चल रही है, 28 एम्पीयर। टोटल करंट भी 28 है, 2 ओम वाले में से भी कितनी, 28 है। 10 ओम वाले में से कितनी है, 7 एम्पीयर। 5 ओम वाले में से कितनी है, 14 एम्पीयर। इस 2 ओम के प्रतिरोधक पर कितने वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, तो अपना आंसर होता 56 वोल्ट। 5 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज का मान कितना है, तो अपना आंसर होता 70 वोल्ट। 10 ओम के प्रतिरोधक दोनों में से किसी पर भी होता, सिरे सप्लाई वोल्टेज का मान तो भी 70 वोल्ट होता। और अब टोटल पूछा है तो 56 + 70 कर दो, आंसर अपना डी होगा 126 वोल्ट। एक तरह से 5-6 क्वेश्चन हो गए इसी क्वेश्चन में अपने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। शंट जो लगाया जाता है उसकी तुलना में एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कुछ अधिक होता है। जैसे
किसी एमीटर का प्रतिरोध यदि 5 ओम है तो जो हम शंट लगाएंगे वो हमेशा इस 5 ओम से कम ही लगेगा, ये ध्यान रखना, श्योर होता है ये। यानी शंट की तुलना में एमीटर का प्रतिरोध जो है वो कुछ अधिक होता है। जैसे शंट 2 ओम का है, यानी एमीटर का प्रतिरोध जितना भी होता है शंट हमेशा उससे कम मान का ही लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा कि शंट की तुलना में एमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन में एंड कंडेंसर विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो, कंडेंसर या कैपेसिटर, ट्रांसमिशन लाइन में इसका उपयोग करते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। एंड कंडेंसर का मतलब ये होता है कि लाइन की जहाँ एंडिंग होती है, समाप्ति सिरे पर लगाया जाता है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, सिस्टम का पावर फैक्टर सुधारना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लंबाई को नियत रखते हुए एक चालक का व्यास डी से 2d कर दिया जाता है, इसके कॉपर लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देखो, लंबाई को नियत रखा है, इस कारक को आप छोड़ दीजिए, इससे क्या परिवर्तन होगा उसको हम छोड़ देते हैं। हमारा सवाल सबसे पहला ये है कि व्यास को दोगुना किया। दोस्तों याद रखें, जब व्यास को दोगुना करते हैं ना तो एरिया 4 गुना हो जाता है। यानी पहले डी व्यास पर एरिया ए था तो 2d पर वो 4a हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जब एरिया 4 गुना हुआ तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। कितना होगा? 1/4। प्रतिरोध कम हुआ, लेकिन ध्यान से समझिएगा, जैसे ही प्रतिरोध अगर किसी का 1/4 हो जाता है तो बताइए धारा 4 गुना बढ़ेगा कि नहीं। यानी करंट 4 गुना बढ़ेगा, प्रतिरोध 1/4 कम होगा। तो अब देखो, कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I² × R। मान लीजिए पहले करंट 1 एम्पीयर था, प्रतिरोध भी 1 ओम ही था, उत्तर कितना आया था? 1 वाट। अब कितना आएगा? I² × R। करंट कितनी बढ़ी? 4 गुना। 4 की स्क्वायर करो, प्रतिरोध कितना हुआ? 1/4। 4 का स्क्वायर आएगा 16, 1/4 करेंगे तो कितना आया अपने पास आंसर इसका? भाग देंगे तो 4, यानी कि 4 गुना कॉपर लॉस बढ़ेगा, अधिक हो जाएगा मान इसका। कॉपर लॉस अगर पहले 1 वाट हो रहा था तो अब 4 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 1.8 mm व्यास के एक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। अब देखो, हमसे क्षेत्रफल पूछा है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र किसका लगाएं, सवाल ये खड़ा होता है, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम आयत का, वृत्त का, वर्ग का, किसका निकालें? दोस्तों तार जो होता है इसकी परिभाषा क्या होती है कि एक वर्तीय कटाक्ष वाला चालक हमेशा तार कहलाता है। यानी किसी चालक को तार केवल तब कह सकते हैं जब वो सर्कुलर, वर्ताकार आकृति में हो। यदि आयताकार आकृति में है तो उसे बस बार कहेंगे, तार नहीं। यानी हमें वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? πd²/4। जब व्यास दे रखा हो तो πd²/4 है, नहीं तो त्रिज्या हो तो πr² होता है। तो πd²/4 करेंगे तो पाई का मान 3.14 है और डी है 1.8, तो 1.8 × 1.8 करेंगे। कैलकुलेशन करके आप मिलान करना, अपना उत्तर आएगा 2.54 mm²। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। यदि 1 mm व्यास के लिए पूछा होता ना तो अपना आंसर आता ए 0.78 mm²। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक लैंप 40 वाट और 80 वोल्ट रेटिंग का है। हम इसको 240 वोल्ट सप्लाई पर संयोजित करना चाह रहे हैं। इसके सीरीज में किस मान का प्रतिरोधक लगाएं ताकि ये प्रॉपर वर्क कर सके, फ्यूज ना हो, काम कर सके। भाई लैंप को कितने वोल्ट चाहिए? 80 वोल्ट। हम कितने से जोड़ेंगे? 240 वोल्ट से। मतलब हमें ड्रॉप कितना करवाना है? 160 वोल्ट। बात समझ रहे हो? सीरीज में लगने वाला प्रतिरोधक, मैं एक बार सर्किट दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये लैंप है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस प्रतिरोधक का मान कितना होगा, ये कितने ओम का होगा, राइट। देखो इसको कितने वोल्ट मिलेंगे? 80 वोल्ट।
और इसकी रेटिंग भी 80 वोल्ट है। जब 80 वोल्ट मिलते हैं तो ये कंजप्शन कितना करवाएगा, 40 वाट का, क्योंकि पूरा पूरा वोल्टेज मिल रहा है। उस समय इसकी करंट कितनी होगी, I बराबर P/V करो ना। धारा के लिए क्या होता है, I बराबर P/V, क्योंकि जब 80 वोल्ट मिलेगा तो पावर भी 40 वाट पूरा पूरा कंजप्शन होगा, इसलिए धारा के लिए P/V वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही रहेगा। करंट आएगी 0.5 एम्पियर। हाफ एम्पियर का करंट इस सीरीज वाले प्रतिरोधक में से भी तो निकलने वाला है ना, तो प्रतिरोधक में से धारा कितनी चली, 0.5 एम्पियर। इस पर ड्रॉप कितनी करवानी है, 160 वोल्ट। तो R बराबर V/I कर दो ना, उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा। 1600/5 करना है तो 5 × 15 और कितने, 1 5 दूनी 10, 320 ओम का आएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, 320 ओम का प्रतिरोध हमें इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पावर ट्रांसफार्मर स्थिर है, यानी ट्रांसफार्मर में क्या स्थिर रहता है, पावर की बात नहीं है। देखो पावर ट्रांसफर का मतलब होता है ये हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। दोस्तों याद रखें, अब बहुत सारे लड़कों का ध्यान इस पावर शब्द पर आ रहा होगा। वोल्टेज, करंट, ये तो हमेशा परिवर्तनशील है ही। अब बात रह गई पावर की। देखो ट्रांसफार्मर में वोल्ट एम्पियर कांस्टेंट होते हैं, ट्रांसफार्मर में वोल्ट एम्पियर कांस्टेंट होते हैं, वाट कभी कांस्टेंट नहीं होता है। यदि इनपुट ट्रांसफार्मर का 50 किलोवाट है तो आउटपुट 50 किलोवाट से कम ही होगा, जबकि फ्लक्स जो होता है ना, ये हमेशा नियत होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, ये सब एक नियत फ्लक्स वाले उपकरण होते हैं। फ्लक्स का मान बदलने वाला होता है, परिमाण हमेशा कांस्टेंट रहता है। प्रकृति जो होती है ना, वो इनकी परिवर्तनशील होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी करना है, फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में परिपथ में एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें ए और बी के बीच में आपको कुल प्रतिरोध बताना है। ठीक है, ये भी आपके द्वारा ही सेंड किया गया है। पता नहीं इसमें आपको क्या समझ नहीं आया, बिल्कुल आसान सा सर्किट था ये, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसने क्या किया कि आकृति थोड़ी सी इसकी चेंज कर दी, समझ रहे हो। मैं इसको एक अलग तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर तैयार करता हूँ, आप उस डायग्राम को समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितने आने वाला है। राइट, देखो अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ दूं जैसा कि आप सर्किट में देख रहे हैं, तो अब आपको ये समझ आया कि नहीं। ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी। अब बताइए इसका टोटल आप निकाल सकते हो कि नहीं। चारों भुजाएं 10-10 ओम की है। देखो दोस्तों, इस तरह का सर्किट जब भी आए ना, एक वेट स्टोन ब्रिज समझ करके उसको सोल्व कर लिया करो। वेट स्टोन ब्रिज में जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के यदि बराबर होता है तो ब्रिज संतुलित होता है और इस प्रतिरोधक का कोई मतलब नहीं होता है, इसको छोड़ दिया करो। राइट, अब देखो दो बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। 10 और 10 का 20 आएगा, 10 और 10 का 20 आएगा। 20-20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में हो गए। टोटल आंसर कितना आएगा, 10 ओम। वैसे भी याद रखो, वेट स्टोन ब्रिज में सभी भुजाएं बराबर की हो तो टोटल प्रतिरोध हमेशा उतना ही होता है। तो ये 10-10 ओम का है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम का। ये वेट स्टोन ब्रिज कैसे बना समझ आ रहा है। देखो ये रहा, यहाँ से आया, ऊपरी भुजा में गया, दूसरी भुजा से होता हुआ बाहर आ गया। यहाँ से आया, निचली भुजा आई, दूसरी भुजा आते हुए बाहर आ गई, और ये देखो दोनों के बीच में यहाँ जुड़ गया। तो ये ब्रिज है कि नहीं। आंसर ए रहेगा, 10 ओम उत्तर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अपने इस क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि 80% दक्षता का एक पंप 8 मीटर ऊंचाई पर बनी हुई टंकी में 30 मिनट में 5000 लीटर का पानी पहुंचाता है, और इस पंप को हम 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाली एक मोटर से चला रहे हैं। ठीक है, हमें आप ये बताइए कि मोटर की क्षमता कितनी है। देखो दोस्तों, इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेगी यार, 2-3 आंसर आपको आने चाहिए। सबसे पहले कौन सा आंसर आना चाहिए, देखो इसके लिए क्या एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हम पंप की आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए वैसे फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन बटे टी इंटू 75, और ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा HP में। बल इंटू विस्थापन बटे टी इंटू 75। अब यहाँ पर बल की जगह तो ले लेंगे जल, विस्थापन की जगह ले लेंगे ऊंचाई, टाइम सीधा सीधा दे ही रखा है। बल कितना,
जल की जगह 5000 लीटर। विस्थापन ऊंचाई कितनी 8 मीटर की। समय कितना 30 मिनट का। उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 75 से इसको डिवाइड और कर देंगे। ये आपके पास एक कैलकुलेशन आ जाएगी, जो भी आए आप निकाल लेना यहाँ पर सपोज दैट। तो ये जो है ना ये होगी पंप की आउटपुट। ध्यान से समझना, ये क्या होगी पंप की आउटपुट। अब हमें मोटर की क्षमता चाहिए। देखो मोटर की क्षमता जो होगी ना वो मोटर की आउटपुट से ही निकलेगी, और मोटर की आउटपुट वो होती है जो जनरेट इस पंप की इनपुट होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है पंप की इनपुट कैलकुलेट करना है। पंप की इनपुट निकालने के लिए क्या करना होगा आउटपुट बटे दक्षता। आउटपुट वो आई थी, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 0.42 आएगी मान लो। तो इसमें आपको दक्षता 80% का भाग दे देना है, यानी 80 यहाँ 100 ऊपर। तो ये आपके पास एक इनपुट आ जाएगी और ये इनपुट ही मोटर की क्षमता होगी। तो कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर 0.37 HP आएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन हीटिंग में निम्न में से कौन सा मान सबसे अधिक होता है। प्रेरण प्रक्रिया द्वारा किसी चीज़ को हीट करना। इंडक्शन प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना एडी करंट ही होता है प्रभाव हमेशा। और एडी करंट जो है ना ये फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी एडी करंट उतना ही अधिक होगा, और इंडक्शन में उसमें प्रक्रिया उतनी अधिक, इसलिए फ्रीक्वेंसी का मान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर में संयोजित 4 बराबर मान के प्रतिरोध है जिनका कुल प्रतिरोध R है, प्रत्येक प्रतिरोध कितने का होगा। 4 बराबर मान के थे समांतर में, उत्तर कितना आया R। कब आएगा जब चारों 4R के हो। क्यों, क्योंकि समांतर में कुल मान ज्ञात करने का क्या तरीका रहता है। समांतर क्रम में जब सभी बराबर मान के हो तो फॉर्मूला होता है RT बराबर R/N, है कि नहीं। अब हमसे एक प्रतिरोधक का मान पूछा गया है तो क्या करना होगा कुल प्रतिरोध इंटू प्रतिरोधकों की संख्या। R ज्ञात करने के लिए क्या करना है RT इंटू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। टोटल प्रतिरोध आया R, प्रतिरोधक है 4, यानी 4R प्रत्येक प्रतिरोधक का मान होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि मापी यंत्र की रेंज बढ़ाने के लिए एमीटर में प्रतिरोध और वोल्टमीटर में प्रतिरोध को कैसे कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर में रेंज बढ़ाने के लिए शंट लगता है, वोल्टमीटर में रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर लगता है। शंट समांतर में लगता है, मल्टीप्लायर श्रेणी क्रम में होता है, उत्तर डी होगा। एमीटर का प्रतिरोध समांतर में, वोल्टमीटर का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। हाँ ये खुद मीटर जो है ये श्रेणी समांतर में होते हैं। एम्पियर मीटर खुद श्रेणी क्रम में होता है, वोल्टमीटर समांतर में होता है। लेकिन अब तो हमसे रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू पूछी थी, डी उत्तर रहेगा समांतर में और श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ELCB को अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को क्या कहा जाता है। ELCB के ही मॉडिफाइड रूप है, आजकल बहुत सारे आ गए हैं, जिसका दूसरा नाम है RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, क्योंकि लीकेज करंट या अवशिष्ट करंट एक ही बात है। इन सब का मॉडिफाइड रूप है RCD, रेजिडुअल करंट डिवाइस। क्वेश्चन का आंसर अपना ये होगा रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, RCCB बोलते हैं इसको। ELCB RCCB एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका ताप गुणांक लगभग 0 है। ताप परिवर्तन होने से प्रतिरोध मान परिवर्तित हो ही नहीं, उसी का होगा लगभग 0, ठीक है। तो एल्यूमिनियम लोहा इनका होता है PTC, कार्बन का होता है NTC, यानी इनमें ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, कार्बन में घटता है, जबकि मैग्नीज का लगभग 0 है। इसी तरह से कॉन्स्टेंट है, यानी ताप परिवर्तन से इन धातुओं का प्रतिरोध परिवर्तित होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन से 2 कारक समान है। 2 नहीं भाई, कम से कम 6 कारक याद रखो। कौन कौन से होते हैं देखो। सबसे पहला एम्पियर टर्न, N/I का कर दो, हमेशा उत्तर प्राइमरी सेकेंडरी का बराबर आएगा। उसके बाद में वोल्ट प्रति टर्न और टर्न प्रति वोल्ट हमेशा बराबर आएगा। उसके बाद में प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्ट एम्पियर हमेशा बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी दोनों की समान होगी, म्यूचुअल फ्लक्स की वैल्यू दोनों की समान होगी। तो अभी अपना आंसर तो बी रहेगा, एम्पियर टर्न और टर्न प्रति वोल्ट का मान बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंट जनरेटर में इंटरपोल वाइंडिंग में कौन सी धारा चलती है। इंटरपोल आर्मेचर के सीरीज में होता है,
राइट। इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगते हैं, इसलिए इंटरपोल में वही धारा प्रवाहित होगी जो आर्मेचर में चलती है, और वो कितनी होती है शंट जनरेटर में, लोड करंट और शंट फील्ड करंट के योग के बराबर चलती है। बी आंसर आएगा, आर्मेचर धारा के बराबर करंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम मीटर से टेस्ट करते समय एक सही कैपेसिटर क्या रीडिंग देगा। जब कैपेसिटर बिल्कुल सही हो ना, तो ओम मीटर में क्या होता है कि डीसी सप्लाई होती है, राइट। सप्लाई मिली तो कैपेसिटर स्टार्टिंग के समय क्या डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब शुरू में उसमें ज़्यादा करंट चलती है, अधिक धारा प्रवाहित होती है। ओम मीटर प्रतिरोध दिखाता है, जितनी ज़्यादा धारा चलती है तो मीटर उतना ही कम प्रतिरोध दिखाता है। ओम मीटर में इस तरह से शून्य और अनंत का पैमाना होता है। तो जो अपना पॉइंटर होता है ना, वो झटके के साथ शून्य पर जाएगा, लेकिन कैपेसिटर तुरंत चार्ज होना शुरू हो गया ना, इसलिए फिर वो शून्य से धीरे धीरे अनंत की ओर वापस आएगा, अगर बिल्कुल सही है तो। यानी जैसे ही सेल कैपेसिटर के सिरों पर ओम मीटर लगेगा तो पॉइंटर मीटर वाला ओम मीटर का पॉइंटर क्षणिक रूप से 0 पर चला जाएगा और फिर धीरे धीरे अनंत की ओर आएगा, अगर ऐसा होता है तो। क्वेश्चन का आंसर सी होगा, शून्य से अनंत की ओर गति करेगा तो कैपेसिटर बिल्कुल सही है। यदि शून्य पर जाता है और वहीं रुक जाता है तो फिर शॉर्ट है। यदि अनंत पर है और रुका रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया, तो अनंत है, ओपन है, सॉरी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 1200 ओम प्रतिरोधक पर लेटर कोड प्रणाली में अंकन कैसे होगा। देखो, कलर कोड और लेटर कोड दो तरह से होता है। लेटर कोड में क्या 3 शब्द यूज करते हैं, आर, के और एम। आर की जगह ई भी हो सकता है। इसका मान होता है ओम, इसका किलो ओम, इसका मेगा ओम। जहाँ से ये शब्द हटता है वहीं पर किलो या मेगो लगा दिया जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1K2। देखो 1K2 का मतलब होगा 1.2 किलो ओम, और 1.2 किलो ओम का मतलब कितना हो गया, 1200 ओम। सी ऑप्शन रहेगा, 1K2 से हम इसको अंकित कर सकते हैं। इसी में देखो प्रणाली में जब टॉलरेंस और वाटेज दे रखा हो ना, तो एक लेटर कोड प्रणाली में इतना बड़ा लिख दिया J1K2 2W। तो दोस्तों इसकी थ्योरी की क्लास मैंने पहले से लगा रखी है, आप उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले को छोड़ दिया करो, वो पावर को संकेत करता है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को छोड़ दिया करो, वो संकेत करता है टॉलरेंस को। तो बचा क्या, 1K2। 1K2 का मतलब बन गया 1.2 किलो ओम, ठीक है। अब फर्स्ट लेटर को देखा करो, फर्स्ट लेटर J है ना, इसकी टॉलरेंस होती है ±5% और 2 वाट। लास्ट वाला जो होता है ये शक्ति को संकेत करता है, यानी आंसर क्या रहेगा, ए 1.2 किलो ओम, 2 वाट और ±5% टॉलरेंस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 समान प्रतिरोध पहले समांतर में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े गए, पहले और दूसरे संयोजन के मान का अनुपात कितना होगा। मान लेते हैं कि तीनों 3-3 ओम के थे, जब समांतर में जोड़ा तो उत्तर कितना आया, 1 ओम। श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कितना आया, 9 ओम। दोनों का रेशियो कितना आया, 1/9 ओम। भले इनकी वैल्यू कितनी भी हो, उत्तर हमेशा 1/9 ही आएगा। आप खुद करके देख सकते हो। आप इनको 9 ओम का कर लीजिए, पहले उत्तर कितना आएगा, 3 ओम, फिर बाद में कितना आएगा आपका 81। तो 3/81 करके देखो, 1/9 ही उत्तर आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट वायर उपकरणों की जो सेंसिटिव वायर होती है वो किस धातु की होती है। मिश्र धातु की बनती है भाई, और उस धातु का नाम है प्लेटिनम इरेडियम। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट AC DC दोनों पर काम कर सकते हैं। करंट और वोल्टेज नापने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, और प्लेटिनम इरेडियम नाम की मिश्र धातु है जिससे ये बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक मूलभूत लूप यानी बेसिक लूप है, DC जनरेटर 90 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है, ठीक है। प्रति सेकंड में कितनी बार DC अपने शिखर मान पर जाएगा। दोस्तों एक सिंगल लूप से जो DC मिलती है ना, वो हमेशा पल्सेटिंग DC होती है, याद रखना, ठीक है। 90 चक्कर प्रति सेकंड का मतलब है 90 फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है। 90 का मतलब हो गया कि जो जनरेटर का लूप होता है वो एक तरह से फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए ही होता है। रिपल फ्रिक्वेंसी डबल होती है शिखर पर, मतलब एक चक्कर के लिए वो शिखर पर 2 बार जाता है, तो 90 चक्कर के लिए कितनी बार जाएगा, 180 बार। सिंपल फंडामेंटल चीज़ याद रखो, क्योंकि लूप जो सिंगल लूप है उससे पल्सेटिंग DC मिलती है, और वो भी
फुल वेव की तरह, यानी इनपुट वाले दोनों चक्कर उसमें पॉजिटिव साइकिल की तरफ ही मिलते हैं। तो 2 बार एक चक्कर में जाएगा तो 90 चक्कर में कितनी बार जाएगा? 180। अगला क्वेश्चन है कि HRC फ्यूज द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रोटेक्शन। HRC फ्यूज शॉर्ट सर्किट के लिए बेटर प्रोटेक्शन होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन अगर है तो वो शॉर्ट सर्किट से देगा। ओवरलोड से है ना HRC कभी नहीं देता, इससे अच्छी ओवरलोड रिले दे देती है। ठीक है, ओपन सर्किट से होल्डिंग या NVC, होल्डिंग कॉइल जो होती है या NVC होती है, वो अच्छा खासा प्रोटेक्शन देती है। तो जहाँ शॉर्ट सर्किट मेन हो ना वहाँ HRC फ्यूज लगाते हैं। पूरा नाम हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 पाई का कैपेसिटर 50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित है। परिपथ रेजोनेंट होने के लिए इंडक्टर कितने का होगा? देखो करना क्या है, रेजोनेंट तब होता है जब XL और XC बराबर हो। XC का मान सबसे पहले याद कर लो ना, कितना आएगा? 1/2 पाई FC। ठीक है, 1/2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 इंटू कैपेसिटी कितनी है 50 पाई, सॉरी 1/50 पाई समझना, इसको मैं एडिट कर दूंगा। कितना है? 1/50 पाई है। तो 1 यहाँ और 50 पाई ऊपर आ जाएगा ना। देखो 50 पाई से 50 पाई कटेगा, 1/2 रह जाएगा। यानी 1/50 पाई से जब सोल्व करोगे तो 0.5 ओम XC आएगा। तो XL भी 0.5 ओम ही होना चाहिए ना। सूत्र का उपयोग करेंगे, XL बराबर 2 पाई FL। XL तो 0.5 चाहिए ही चाहिए। 2 पाई F वैल्यू दे रखी है, भाग दे देना, इंडक्टेंस का उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर आएगा 1.59 मिली हेनरी। और इसको 1/50 पाई समझना। ठीक है, PDF में मैं एडिट कर दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वास्तविक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ कितनी होती है? वास्तविक का मतलब रियल में, एक्चुअल में। तो एक्चुअल में ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग होता नहीं है, इसलिए कोई घर्षण हानियाँ नहीं होती है, 0% रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि ऐसा ही हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।